हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट करेंगे हम लोग। लिविंग वर्ल्ड में एक छोटा सा पार्ट हमारा बचा था जो लगभग 10-15-20 मिनट का ही है, उसको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। जो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट था, और उसके साथ में थोड़ा सा समराइज कर देता हूं चैप्टर को, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जब भी आप लिविंग वर्ल्ड रिवाइज करना तो इस छोटी समरी को देख लेना। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमने बेटा जो डिस्कस करना था यहां पे, आज नॉमेनक्लेचर और समरी की हम बात करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट याद करिए। थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हमने आपको यह पढ़ाया था कि भाई हमने सबसे पहले लिविंग के फीचर पढ़ाए थे, फिर मैंने आपको टैक्सोनॉमी और आपको सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस समझाया था, फिर मैंने टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ाए थे, फिर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन करी थी, अलग अलग कैटेगरीज पढ़ी थी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हमने ये बोला था कि किसी भी नए स्पेसिमेन को सबसे पहले हम उसके फीचर डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है, फिर क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन, फिर क्या करते हैं उसको किसी ग्रुप में रख देते हैं, और वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता, सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं। जब हम किसी ग्रुप में रख देते हैं तो लास्ट स्टेप होता है नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर क्या होता है बेटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कोई प्रॉपर नाम जब देते हैं उसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। एक यूनिक नाम देना किसी भी स्पेसिमेन को। तो नॉमेनक्लेचर का तो मतलब सिंपल ये बोल रहा है, अगर मैं डिफाइन करूं तो नॉमेनक्लेचर को मैं लिखूंगा प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग यूनिक नेम, है ना। किसी तरीके का एक यूनिक नाम देने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो किसी भी तरीके का यूनिक नाम देने के प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया है, नॉमेनक्लेचर बोल दिया है। क्या ये क्लियर है? तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर बोल देते हैं। एक तरह का यूनिक नाम देना किसी भी प्रोसेस बोल रहा हूं, किसी भी स्पेसिमेन को। ठीक है, अब जरा मेरी अगली बात सुनो ध्यान से। हुआ क्या था बेटा, अब हुआ यह था कि बहुत सारे साइंटिस्ट, मतलब बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे साइंटिस्ट नॉमेनक्लेचर पे काम कर रहे थे। क्लियर है? अच्छा, नीड ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो नॉमेनक्लेचर की जो नीड है हमारे पास, वो एग्जैक्टली क्या है, सुनो ध्यान से, कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना यूनिक नाम होना चाहिए। एवरी ऑर्गेनिज्म का क्या हो, शुड हैव यूनिक नेम। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ध्यान से तो आपको मिलेगा कि नॉमेनक्लेचर के लिए प्री रिक्विजिट का मतलब होता है कि क्या जरूरत है। तो जरूरत क्या है बेटा, प्री रिक्विजिट क्या है नॉमेनक्लेचर के लिए, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अगर आप करेक्ट डिस्क्रिप्शन करोगे, ध्यान से सुनो, अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का करेक्ट डिस्क्रिप्शन करोगे तो फिर आप उसकी करेक्ट क्या कर पाओगे, आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे। तभी आप उसको सही किसी ग्रुप में प्लेस कर पाओगे, तभी आप किसी ग्रुप में क्या करोगे, उसकी करेक्ट क्लासिफिकेशन करोगे, और फाइनली आप क्या कर पाओगे, उसको करेक्ट कैटेगरी में प्लेस कर पाओगे, करेक्ट कैटेगरी में आप उसे रख पाओगे। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर की नीड क्या है, मैंने आपको बताया कि जो हर एक ऑर्गेनिज्म है, एवरी ऑर्गेनिज्म शुड हैव यूनिक नेम। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक यूनिक नाम होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं करेक्ट डिस्क्रिप्शन करूंगा तभी मैं करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करूंगा, तभी मैं उसको करेक्ट क्लासिफिकेशन करके सही कैटेगरी में रखूंगा, तभी तो नाम आएगा उसका। अब एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना। नॉमेनक्लेचर को लेके हुआ ये था बेटा, डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किए, अपने मेथड बनाए नाम लिखने के। मतलब जैसे कि मान लो एक साइंटिस्ट ए है, उसने अपने कुछ तरीके निकाले कि भाई हम इस बेस को फॉलो करके नॉमेनक्लेचर करेंगे। साइंटिस्ट बी है, उसने कोई और तरीके निकाले, तरीके मतलब कुछ रूल्स बनाए नाम लिखने के। अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफरेंट रूल्स बनाए, ए ने, बी ने, सी ने, डी ने अलग अलग रूल्स बनाए। हुआ ये कि हमने उनमें से किसी एक साइंटिस्ट के रूल को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब मान लो मेरे पास एक साइंटिस्ट है, मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपके पास नाम आया, मैं उसके लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। नाम आने वाला जो प्रोसेस है वो किस तरीके से आया, उस पर हम बात करने वाले हैं, ध्यान सुनेंगे। उस पर हम बात करने वाले हैं, ध्यान सुनेंगे
कि कैसे ये नाम आया, इसको हमें समझना है। तो नाम कैसे आया, आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि नाम ऐसे आया। ध्यान सुनेंगे बेटा। एक स्टोरी है कि भाई अलग अलग साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट लिख रहा हूं, ए लिख रहा हूं, बी लिख रहा हूं, सी लिख रहा हूं। इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं। इन्होंने क्या करे, कुछ रूल्स बनाए। आप समझ रहे हो, इन्होंने कुछ रूल्स बनाए। अब रूल्स किस चीज के रूल्स बनाए, नॉमेनक्लेचर के, नाम लिखने के कुछ रूल्स बनाए। तो जब इन्होंने कुछ रूल्स बनाए तो उसके अकॉर्डिंग मान लो इसने क्या किया 3000 स्पेसिमेन के नाम लिख दिए अपने रूल फॉलो करके। इसने क्या किया, हो सकता है 4000 स्पेसिमेन के नाम लिखे अपने रूल फॉलो करके, और सी ने मान लो 5000 स्पेसिमेन के नाम रख लिए। अब हमने क्या किया, इनमें से किसी एक के रूल को एक्सेप्ट कर लिया। मान लो हमने बी साइंटिस्ट के रूल को एक्सेप्ट कर लिया, भाई इसके रूल ठीक है। समझो मेरी बात। देखो नॉमेनक्लेचर कैसे आया था, पहले हम क्या करते थे, एक लोकल नेम दे देते थे, किसी भी चीज को कोई भी नॉर्मल नेम दे देते थे उसके फीचर के हिसाब से। बाद में क्या हुआ, नाम रूल बेस हो गए। तो 1750 के मतलब 16 सेंचुरी के आसपास अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग रूल्स दे रहे थे। तो एक साइंटिस्ट ए है, हमने नाम नहीं करने, उस ए ने लगभग क्या किया, अपने कुछ रूल दिए और नाम दे दिए। बी ने क्या किया, अपने रूल दिए और कुछ नाम दे दिए। सी ने भी ऐसा किया। हमने ये देखा कि जो बी है इसके रूल ठीक है, हमने इसके रूल को एक्सेप्ट कर लिया। इसकी वजह से बाकियों के नाम भी रिजेक्ट हो गए और रूल भी रिजेक्ट हो गया। तो मान लो मैंने इसके रूल को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट किया इसके रूल को, तो हमने ऐसे क्या किया, रूल एक्सेप्ट किए, तो इस वजह से वो सारे के सारे 4000 स्पेसिमेन के नाम भी तो एक्सेप्ट हो गए। और इस साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा, लीनियस था। ये साइंटिस्ट का नाम क्या था, लीनियस मतलब कैरोलस लीनियस नाम था। लीनियस थे ये साइंटिस्ट, और इन्होंने ये रूल कब दिए थे, अराउंड 1750 के आसपास। तो आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, किसी भी स्पेसिमेन को नाम देने के प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, जो किसी भी टेक्सोनॉमी का लास्ट स्टेप होता है। क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, सबसे लास्ट में हम नाम देते हैं। नाम हमारे पास देने के लिए बहुत सारा मतलब साइंटिस्ट ने काम किया है, पर हमने फाइनली जो रूल एक्सेप्ट किए वो किसके रूल एक्सेप्ट किए, नॉमेनक्लेचर में रूल एक्सेप्ट किए लीनियस के। तो ये जो नाम इन्होंने दिया है ये कैसा नाम है, इसे हम कहते हैं साइंटिफिक नेम, क्योंकि इस नाम के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं किसी तरीके का क्या बेस है बेटा, साइंटिफिक बेस है, मतलब रूल बेस नाम है, इसलिए इसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नाम किस तरह के होते हैं, सबसे पहला नाम होता है लोकल नेम और वर्नाकुलर नेम। थोड़ा सा मैं फिर वापसी जा रहा हूं। मैंने कहा सबसे पहले आपको नॉमेनक्लेचर का मीनिंग समझाया, अब मैं आपको बता रहा हूं नाम 2 तरह के होते हैं। पहला नाम होता है लोकल नेम। लोकल नेम जैसे बनाना को केला बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो ये लोकल लैंग्वेज में नाम जो होता है उसे क्या बोलते हैं, लोकल नेम। या वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज का, तो इट इज नेम गिवन टू स्पेसिमेन नॉट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रूल। इसलिए रूल वाली बात बताई, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रूल। कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, हमने कोई रूल फॉलो नहीं कर रखा, हमने कोई पर्टिकुलर रूल फॉलो नहीं कर रखा। हमने क्या दिया है, इट इज बेस्ड ऑन, है ना, स्पेसिफिक रूल फॉलो नहीं किया। नेम कैसा है बेटा, नेम गिवन इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी एरिया में और लैंग्वेज में, किसी पर्टिकुलर एरिया में या लैंग्वेज में जो नाम दिया गया है उसे मैंने क्या नाम दे दिया, लोकल नेम या वर्नाकुलर नेम दे दिया। जैसे बनाना को मैंने केला बोल दिया, है ना, सही है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इस नाम की कोई डिसएडवांटेज है? हाँ, डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है बेटा कि ये नाम बिना रूल के दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि एक स्पेसिमेन के अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम होगा। तो पहली डिसएडवांटेज ये है कि सिंगल स्पेसिमेन हैव मोर देन वन नेम, एक से ज्यादा नाम है, मोर देन वन नेम, एक से ज्यादा नाम है। दूसरा कुछ है क्या, दूसरा कुछ है, दूसरा बताओ। दूसरा ये होगा बेटा कि इससे कंफ्यूजन नहीं होगी, एक ही स्पेसिमेन के अलग अलग नाम है। दूसरा,
सेम नाम कई बार दो अलग अलग स्पेसिमेन का, जैसे मान लो केला वर्ड हो सकता है बनाना के लिए यूज कर रहे हो, सेम केला वर्ड हो सकता है किसी और लैंग्वेज में किसी और चीज के लिए यूज कर रहे हो, तो सेम नेम इज गिवन टू स्पेसिमेन। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, इससे प्रॉब्लम होती है कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इससे क्या होगा, आप कभी भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्पीशीज नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता चलेगा ये किस चीज का नाम है। आप ये दो काउंट कर रहे हो, एक ही चीज के नाम है। तो ये होते थे लोकल नेम, वर्नाकुलर नेम कहते थे इन्हें। उसके बाद बेटा आपके पास साइंटिफिक नेम आ गए। तो साइंटिफिक नेम को हमेशा याद रखो, साइंटिफिक नेम कौन से होते हैं। जैसे मैंने लिखा मैंगीफेरा इंडिका, तो साइंटिफिक नेम वो नेम होते हैं जो किसी रूल पर बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी लिख दे, इट इज बेस्ड ऑन सम रूल। ये किस पर बेस्ड है बेटा, बेस्ड ऑन सम रूल। और ये रूल जो होंगे बेस्ड ऑन सम रूल, कुछ रूल्स होंगे, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी उठा के रख देंगे, कुछ रूल्स होंगे, ठीक है। इसीलिए इसको हम नाम देते हैं। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं, तो इन्हें हम क्या नाम देते हैं, बायोलॉजिकल नेम भी देते हैं, ठीक है। इसको हम बायोलॉजिकल नेम भी बोलते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम एक ही बात है। तो ये किसी रूल पर बेस्ड होते हैं। दूसरा, ये रूल ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनो बेटा, देखो मैंने कहा कि भाई हमने रूल बना के नाम लिख दिए, दूसरा साइंटिस्ट क्या मैं आपके रूल नहीं मानता, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में वो रूल, एक ही रूल चलने चाहिए। तो रूल एक्सेप्टेड टू ऑल होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कोई अपने रूल नहीं, भाई रूल के बेस पर है पर सब अपने अपने रूल निकाल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तो रूल शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो रूल सबको एक्सेप्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक उसे एक्सेप्ट कर रहा हो। तो इट इज बेस्ड ऑन सम रूल, ये बेस्ड होंगे कुछ रूल पर, और रूल शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। रूल सबको एक्सेप्ट होने चाहिए, कोई भी ऐसा ना हो जिसको ये रूल एक्सेप्ट ना हो। सब कहें भाई हमें रूल एक्सेप्ट है, ठीक है, ठीक है। उससे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा इससे, बेनिफिट ये होगा बेटा, अगर जब भी लोग, मान लो इंडिया में कोई स्पेसिमेन मिला, अगर हम रूल फॉलो करते हैं, और मान लो यूएसए में वही स्पेसिमेन मिला, अगर हम रूल सही से फॉलो करते हैं और कॉमन रूल फॉलो करते हैं, तो उस स्पेसिमेन का वही नाम आएगा फाइनली, अलग नाम नहीं आ सकता। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, सिंगल नेम टू वन स्पेसिमेन, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। उससे क्या होगा, नो कंफ्यूजन, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर है। तो साइंटिफिक नाम जो है हमारे पास, साइंटिफिक नाम जो है हमारे पास, वो क्या है, वो किसी तरीके के रूल पर बेस्ड है। रूल जो है वो सबको एक्सेप्टेबल है, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा, सिंगल नेम टू वन स्पेसिमेन, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर हो गई बात, सही है। तो साइंटिफिक नेम हमेशा याद रखो, वो नाम होते हैं जो कुछ रूल पर बेस्ड होते हैं। अब क्या हुआ बेटा, मैंने आपको ये कहानी पर वापसी आते हैं, जो मैं रूल की कहानी आपको बता रहा था, ये वाली। अब देखो हुआ ये कि भाई अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रूल दिए। तो 1750 में, ध्यान से सुना, 1750 में हमने क्या किया, लीनियस के, अब 1750 एग्जैक्ट डेट आपको करनी भी नहीं है, आपको यह भी नहीं याद करना 1750 है। 1750 में हमने लीनियस के रूल एक्सेप्ट कर लिए। लीनियस जो था, लीनियस, कैरोलस लीनियस के रूल को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, सारे नाम भी एक्सेप्ट हो गए, ऑल नेम इज एक्सेप्टेड। भाई इसीलिए अगर आप कोई भी बायोलॉजिकल नाम देखते हो ना, ज्यादातर नाम के बाद में ऑथर का नाम लीनियस लिखा रहता है, क्योंकि जब उन्होंने नाम दिए थे और रूल दिए थे, इन्होंने भी दिए, इनके रिजेक्ट हो गए, तो इनके एक्सेप्ट हो गए, तो भाई इन्होंने ही दिए ना सारे नाम। अब हुआ ये कि इन्होंने दो बुक पब्लिश करी, एक पब्लिश करी सिस्टेमा नेचुरई, और उससे पहले एक बुक पब्लिश करी स्पीशीज प्लांटेरम। तो स्पीशीज प्लांटेरम में प्लांट स्पेसिमेन के नाम लिखे थे, है ना, इसमें प्लांट स्पेसिमेन के नाम थे, प्लांट स्पेसिमेन के, और इसमें इन्होंने नाम दिए थे एनिमल स्पेसिमेन के, जिसका नाम एनसीईआरटी ने दिया हुआ है बुक का, पर यह नहीं बताया एनिमल स्पेसिमेन के।
तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमने फिर भाई रूल किसके मानने, लीनियस के। अब लीनियस ने जो रूल दिए वो किस तरह के नाम के दिए, देखो आपको समझ में आना चाहिए। लोकल नेम के बाद साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम की टाइप है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब किसी भी नाम में दो पार्ट होना, वो एक तरह का साइंटिफिक नेम है। तो जब हमने इनके रूल माने तो हमने जो नाम सिलेक्ट किया वो कौन सा वाला सिलेक्ट किया, देख लो जरा। हमारे पास कई तरह के नाम होते हैं, जैसे एक होता है पॉलिनोमियल, नाम में क्या होगा, कई पार्ट होंगे, नेम में मैनी वर्ड्स होंगे। तो क्या हमने इसको लिया, नहीं मानते इसको, हमने इसको एक्सेप्ट किया। नाउ दिस नेम वॉज एक्सेप्टेड, क्योंकि ये लीनियस ने दिया था, क्योंकि लीनियस ने इसी के लिए रूल दिए थे, रूल गिवन बाय लीनियस, है ना। कुछ नाम होते हैं जिसमें तीन पार्ट होते हैं, जैसे मैं ऐसे लिखता हूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ट्राइनोमियल कहते हैं उसे। जैसे मैंने लिखा होमोजीनस हो गया, सेपियंस क्या हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, फिर मैंने सेपियंस लिख दिया। तो इस नाम में अगर आप देखो ये ट्राइनोमियल है, ये जीनस हो गया, इसको मैंने क्या बोल दिया, स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब होता है स्पीशीज, मतलब ये बाद में लगता है किसके, जीनस के। सेपियंस जो है बेटा, इसको सब स्पीशीज कहते हैं अगर मैं किसका नाम लिख रहा हूं, एनिमल का नाम लिख रहा हूं। ये एनिमल का नाम है ना एक तरीके से। और यही मैं अगर किसी प्लांट का नाम लिखूंगा तो उसमें मैं लिखूंगा अकेसिया निलोटिका 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 निलोटिका। तो ये चीज जीनस हो गई, ये हो गई स्पेसिफिक एपिथेट, और ये जो मेरे पास हो गया बेटा, ये हो गया इसकी वैरायटी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई कुछ कुछ जगह हम बायो में अलाउ करते हैं, देखो मोस्टली तो हम बाइनोमियल ही फॉलो करते हैं। कई बार कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें हमने ये भी लिखे हुए हैं, मतलब ये सब स्पीशीज और ये लिखते हैं, जिसे हम ट्राइनोमियल कह देते हैं, तीन चीजें कह देते हैं। क्लियर है। तो मोस्टली हम कौन सा फॉलो करते हैं भाई, मोस्टली हम फॉलो करते हैं बाइनोमियल, जो लीनियस ने दिया था। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा, अब हम यहां पे बिल्कुल क्लियर हो गए कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैसे आया। तो हमने यहां पर क्लियरली लिखा, अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो देखो, हमने यहां पर लिखा कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने, ध्यान से समझना, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट रूल दिए थे। डिफरेंट क्या दिए थे, रूल दिए थे। 1750s के आसपास हमने लीनियस के रूल्स एक्सेप्ट कर लिए। तो लीनियस के जो रूल एक्सेप्ट किए वो कौन से साइंटिफिक नाम के लिए थे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए थे। हमने कहा ठीक है भाई, क्या हमें ईयर याद करने हैं, नहीं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए थे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए थे। 1750s के बाद, 1750 के बाद हमारे पास, 1750s के बाद, आप ध्यान दे बेटा, 1750 के बाद आप समझो, 1750 के बाद क्या हुआ, आप इस चीज को समझना ध्यान से। 1750 के बाद, 1750 के आगे की बात हो गई। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 200 साल तक रूल्स नहीं बदले, रूल्स सिमिलर सेम रहे, कोई खास चेंजेस नहीं हुए। उसके बाद 1960s में, मैं ईयर नहीं चाहिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ईयर याद नहीं करना, मैं एक आपको टाइमलाइन दिखा रहा हूं। हमने क्या किए, सम चेंजेस किए, रूल अभी भी बाइनोमियल के ही रहे, कुछ चेंजेस किए, और उस चेंजेस में हमने क्या किए, डिफरेंट कोड बना दिए प्लांट और एनिमल के लिए, डिफरेंट रूल और कोड फॉर प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, जिसको हम क्या लिखते हैं बेटा, आईसीबीएन, आईसीबीएन, आईसीजेडएन, आईसीबीएसीएन, ऐसे कुछ रूल्स बना दिए, आईसीवीएन, ऐसे कुछ रूल्स बना दिए। तो स्टार्टिंग ऐसे होती है कि भाई हमने लोकल नेम सब जगह होते हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने अपने नाम देने की कोशिश करी, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अपने नाम देने की कोशिश करी। हमने लीनियस के काम को एक्सेप्ट किया जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था। फिर हम उसके 200 साल के बाद कुछ रूल्स में बदलाव होते हैं
और अलग कोड इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, पर बेसिक रूल वही रहते हैं जो लीनियस ने दिए थे। ठीक है, और वो कोड क्या थे? जैसे आईसीबीएन की फुल फॉर्म आ सकता है, तो ये अलग रूल है बॉटनिकल के नाम के, तो इंटरनेशनल कोड आ गए भाई। ये रूल सबको एक्सेप्ट होने चाहिए। कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर मतलब प्लांट स्पेसिमेन के लिए है। ये किसके लिए हो गया? प्लांट स्पेसिमेन के लिए। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, है ना? तो ठीक है, ये किसके लिए हो गया? ये एनिमल स्पेसिमेन के लिए हो गया। तो भाई इस तरीके से क्या हुए, कुछ एक्स्ट्रा एडिशंस हुई हैं, है ना? रूल्स में कुछ हल्के चेंज आए हैं। यहां बीएसी वर्ड का मतलब है बैक्टीरियल, बाकी सेम रहेगा। वी का मतलब है वायरल, ये दोनों एनसीईआरटी में नहीं है। हां, कल्टीवेटेड प्लांट के लिए भी अलग रूल्स हैं। कल्टीवेटेड प्लांट का मतलब इंटरनेशनल, गेहूं कल्टीवेटेड प्लांट है, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। तो कल्टीवेटेड प्लांट के लिए भी कुछ अलग रूल्स आए हैं। डन, बढ़िया, ठीक है, क्लियर है। तो अब आपको बात करनी है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। मुझे लग रहा है मैंने अपनी बात समझा दी है। मैंने आपको बोला है कि नॉमेनक्लेचर लास्ट स्टेप है किसी भी टैक्सोनॉमी जो हम प्रोसेस पढ़ते हैं। नाम लास्ट में लिखा जाता है जब आप उसको ग्रुप में रख देते हो। नाम लिखने के लिए लोकल नाम भी हो सकते हैं, साइंटिफिक नेम को ही बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक नेम बोलते हैं, एक ही बात होती है। बायोलॉजिकल नेम, टैक्सोनॉमिक नेम, साइंटिफिक नेम। रूल सबने दिए, हमने लीनियस के मान लिए। इसका मतलब उसके सारे नाम एक्सेप्ट हो गए, बाकियों के रिजेक्ट हो गए। फिर हमने 200 साल बाद कुछ बदलाव देखे उनमें रूल्स में, और जो रूल है वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के। कुछ नाम में ट्राइनोमियल भी होता है, लेकिन मोस्टली हम बाइनोमियल ही फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला रूल है, हर नाम के दो पार्ट है। साइंटिफिक नेम लिख लो या बायोलॉजिकल नेम के दो पार्ट है। कौन कौन से? जैसे मैंने लिखा मैंगीफेरा इंडिका, तो दो पार्ट है इसमें। मैंगीफेरा जीनस है और ये मेरे पास स्पेसिफिक एपिथेट है। दो पार्ट ले लो या दो वर्ड ले लो, स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, पहला जीनस एंड स्पेसिफिक। स्पीशीज नहीं लिखोगे बेटा, स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। दूसरा, जीनस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। ये किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल से, आप देख लो। और ये किससे स्टार्ट होगा? स्मॉल लेटर से। ये किससे स्मॉल स्टार्ट हो रहा है? स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। जरा ध्यान से देखें, मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा का कैपिटल एम स्टार्ट हो रहा है कैपिटल से, इंडिका का आई स्टार्ट हो रहा है स्मॉल लेटर से। दूसरी बात ध्यान से देखें, दूसरी बात ध्यान से देखें बेटा, जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर और स्पीशीज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। मैं यहां पर एक चीज क्लियर करता हूं। देखो, आपके पास ये नाम है मैंगीफेरा, ये चीज जीनस है, तो आप जीनस अकेला लिख सकते हो और ऐसा लिखा भी जाता है। जैसे आप लिखते हो लाइकोपोडियम, स्लेजनिला, वो सारे जीनस हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लिखते हो मैंगीफेरा इंडिका, तो इसमें ये चीज स्पीशीज कहलाती है। जो लिखा हुआ है ये स्पीशीज लिखी हुई है। जो इंडिका है ना, वो स्पीशीज नहीं है क्योंकि बिना जीनस के है, इसलिए उसको स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। फर्क समझ में आ रहा है? देखो, अगर मैं लिखता हूं स्पीशीज, तो स्पीशीज जो होगी बेटा वो बिना जीनस के नहीं होगी। तो मैंगीफेरा इंडिका स्पीशीज है और इंडिका क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट होता है। स्पेसिफिक एपिथेट मतलब ये जीनस के बाद लगता है, पर अकेले इसकी कोई वैल्यू नहीं है। गलत है, ये अकेला नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, तो कोई भी नाम के दो पार्ट हैं। तीसरी चीज बेटा, तीसरी चीज, अगर हमारे पास, ध्यान देंगे, अगर हमारे पास बायोलॉजिकल नेम किस लैंग्वेज में है? लैटिन। लैटिन लैंग्वेज में क्यों है बेटा? क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। अब डेड लैंग्वेज में ज्यादा बदलाव नहीं होते। ठीक है, लैटिन कैसी लैंग्वेज है? डेड है। तो डेड में क्या होते हैं? ज्यादा बदलाव नहीं होते।
ज्यादा चेंज नहीं होते और उसको प्रिंट किया रहता है इटैलिक्स में, प्रिंटेड इन इटैलिक्स। समझो ध्यान से। तो बायोलॉजिकल नेम किसमें लिखे गए हैं? लैटिन में लिखे गए हैं। ठीक है। किसमें प्रिंट किया जाता है? उन्हें इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है। इटैलिक्स मतलब टेढ़ा लिखा रहता है। होते किस लैंग्वेज में है? लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। लैटिन डेड लैंग्वेज है बेटा, उसमें बदलाव नहीं होते। क्लियर है? सही है। और जब हैंड रिटन होंगे तो अंडरलाइन होंगे। मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने लिखा मस्का डोमेस्टिका, अब मैं ये हाथ से लिख रहा हूं, तो हाथ से लिख रहा हूं, ये साइंटिफिक नेम है, तो मुझे इसको बताने के लिए अंडरलाइन करना पड़ेगा अलग अलग। लेकिन अगर ये प्रिंट होंगे तो ऐसे टेढ़े लिखे रहते हैं ना, आपने देखा हुआ है, इस तरीके से लैटिन में, मतलब इटैलिक्स में होते हैं, ऐसे टेढ़े प्रिंट होते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गए? प्रिंट हो गए। तो प्रिंट होंगे किसमें? इटैलिक्स में होंगे। और ऐसे क्या होगा? हैंड रिटन होगा तो अंडरलाइन होगा। और ये कौन सी लैंग्वेज में है बेटा? लैटिन में है। लैटिन में है। क्लियर है? जैसे मान लो मैंगो इंडिया में मिला था, इंडिया ना लिख के इंडिका, लैटिनाइज कर दिया नाम को। ठीक है। क्लियर है? अब क्या होता है बेटा? जो ऑथर का नाम होता है, ऑथर कौन है? वैज्ञानिक। जो ऑथर का नाम होता है वो इसके बाद लिखा रहता है। साइंटिस्ट का नाम इसके बाद आता है। साइंटिस्ट कौन है? मान लो साइंटिस्ट कौन है, जैसे मान लो मैंगीफेरा इंडिका। अब ये नाम किसने दिया है? लीनियस ने दिया है। तो लीनियस का नाम ऐसे लिखा रहेगा, लीनियस कंप्लीट, या शॉर्ट में लिखा रहेगा लिन, या ऐसे सिर्फ एल लिखा रहेगा। और ये इटैलिक्स में नहीं होता। ऑथर का नाम, ऑथर कौन है? जिसने वो नाम दिया था। ऑथर नेम इज नॉट इन इटैलिक्स। क्या ये बात समझ में आई? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने वो पढ़ा था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़े होंगे बायोटेक में। बायोटेक में जैसे मैं ई को R1 लिखता हूं ना, तो ई जीनस बताता है, CO स्पीशीज बताता है। कभी किसी प्रॉपर बुक में लिखा हुआ देखोगे ना, ई और CO वो लैटिन में होता है, मतलब इटैलिक्स में होता है। बाकी R1 R स्ट्रेन होती है, 1 ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन होता है, वो इटैलिक्स में नहीं होता। तो आपको यह पता चलेगा कि ये साइंटिफिक नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंगीफेरा इंडिका में ये ऑथर का नाम है। ऑथर मतलब जिसने वो नाम दिया है। नीट में क्वेश्चन आया था, उसमें ऐसे लिखा था मैंगीफेरा इंडिका और मैंगीफेरा इंडिका लिन। उसमें पूछा था सही नाम कौन सा है। भाई देखो, मैंगीफेरा इंडिका गलत नहीं है, लेकिन अगर ऑथर का नाम भी लिखा हुआ मिल जाए तो फिर तो और ज्यादा सही हो गया ना। तो मैंगीफेरा इंडिका सही है, लेकिन ऑथर का नाम मिल जाए तो ज्यादा सही है। समझ में आ रहा है? और ऑथर का नाम किसमें नहीं होता बेटा? या तो कंप्लीट लिख दो ऐसे, या एब्रीवेटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में, इस तरीके से। क्लियर है? बताओ, आ रहा समझ? तो ये रूल्स हैं बेटा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के, जो आपको करना है। ज्यादा से ज्यादा एक आध रूल और लिख सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम अल्फाबेट, जैसे मान लो मैंने पैंथेरा लियो लिखा है। अब जो पैंथेरा लियो लिखा है उसमें लियो में 3 है, तो मिनिमम अल्फाबेट्स 3 होते हैं और मैक्सिमम 12 तक जा सकते हैं। किसके? या तो जीनस के या स्पीशीज के। किसी भी एक में मैक्सिमम 3 या 12, या मैक्सिमम 12 और मिनिमम 3 ऐसे होता है। इससे ज्यादा नॉर्मली अल्फाबेट्स नहीं होते साइंटिफिक नाम में। मैक्सिमम और मिनिमम का भी एक नंबर होता है। क्लियर है? अब क्या होता है, एक चीज और होती है बेटा, हमारे पास कुछ एक ऐसे नाम होते हैं जिनको हम टॉटोनिम कहते हैं। टॉटोनिम तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ पुराने क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं। जैसे नाजा नाजा, जिसमें जीनस और स्पीशीज सेम होता है। ठीक है, नाजा नाजा। उसके बाद मैंने लिख दिया ये क्या नाम है, गोरिल्ला गोरिल्ला। अब यहां गोरिल्ला भी जीनस है और छोटा वाला गोरिल्ला जो जी से लिखा है ये भी जीनस और स्पीशीज है। तो इसमें जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट के सेम अल्फाबेट होते हैं। स्पेसिफिक एपिथेट के क्या होते हैं? सेम अल्फाबेट होते हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? तो इसे हम टॉटोनिम कहते हैं। व्हाट इज ऑटोनिम? ऑटोनिम क्या होता है बेटा? ऑटोनिम क्या होता है? ऐसे नाम होते हैं, देखो अकेसिया। देखो टॉटोनिम क्या होते हैं? जिसमें जीनस और स्पीशीज, ये सिर्फ एनिमल स्पेसिमेन के लिए होते हैं। सिर्फ किसके लिए होते हैं? एनिमल स्पेसिमेन के लिए। क्या ये आएगा? मुश्किल है, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। ऑटोनिम क्या होते हैं? जिसमें ये दोनों सेम होते हैं, जीनस और सब स्पीशीज सेम होते हैं। जैसे ये मान लो, ये तो वैरायटी हो गई ना,
देखो, ये आपको पता है जीनस, ये आपको पता है स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज बोल देते हैं, पर होता स्पेसिफिक एपिथेट है, और ये वैरायटी है। इसका मतलब ये मैंने किसके लिए लिखा है? प्लांट स्पेसिमेन के लिए। तो ऑटोनिम किसे बोलते हैं? जिसमें ऐसे, निम का मतलब होता है नाम, ऐसे नाम जिसमें ये दोनों सेम है। और मैं अगर लिखता हूं यहां पर होमोसेपियन सेपियंस, तो इसमें क्या सेम है? इसमें या सब स्पीशीज लिखेंगे ना भाई, इसमें ये सब स्पीशीज है ना। तो अगर आपसे कोई कहे कि ऑटोनिम किसके लिए है, एनिमल है ना ये, तो ऑटोनिम किसके लिए होते हैं? प्लांट के लिए भी होते हैं और एनिमल के लिए भी होते हैं। व्हाट इज ऑटोनिम? जिसमें स्पेसिफिक एपिथेट वैरायटी या स्पेसिफिक एपिथेट और सब स्पीशीज सेम हो, उसे ऑटोनिम कहते हैं। अपनी वो चेक करना, नोट्स जो हैंड रिटन दिए थे उसमें है, क्लियर है। और ये सिर्फ किसके लिए होता है? टोटोनिम ओनली एनिमल स्पेसिमेन के लिए, है ना, ये नीचे लिखा भी हुआ है, क्लियर है। तो आपको नॉमेनक्लेचर में यही पढ़ना है क्या सर? इससे ज्यादा नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, कोई कहानी नहीं बनानी है आपने, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये रूल्स हैं, ठीक है। लैटिन में होते हैं, इटैलिक्स में प्रिंट होते हैं, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट, है ना, हैंड रिटन होंगे, अंडरलाइन प्रिंट होंगे इटैलिक्स में, है ना। फर्स्ट वर्ड जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल, उसके बाद ये सारा, और ऑथर का नाम लिखा रहेगा कंप्लीट फॉर्म में या ऑथर या एब्रीवेटेड फॉर्म में, देख रहे हो, एब्रीवेटेड या कंप्लीट फॉर्म में, ठीक है। ये चीज बता रखी है, क्लियर है। बाकी ये सब फुल फॉर्म है, आप देख लो, ICBN, ICZN, ये सब आपके फुल फॉर्म है, क्लियर है। कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं दे रखा, ठीक है। बहुत ज्यादा बेटा डिफिकल्ट चीजें नहीं है यहाँ पे। अब मैं कुछ चीजें आपको रिवाइज कर रहा हूं, फटाफट से सुनना। देखो, मेरा मेन पर्पस है वो लास्ट वाले पार्ट को बताना थोड़ा सा। देखो, आप याद करो, हमने फीचर ऑफ लिविंग पढ़ा था। तो फीचर ऑफ लिविंग में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था? ग्रोथ। ग्रोथ में इंक्रीज इन सेल साइज और इंक्रीज इन मास, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक थे। प्लांट ग्रोथ, एनिमल ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ क्या होती है? थ्रू आउट होती है। एनिमल ग्रोथ क्या होती है? थ्रू आउट नहीं होती। उसके बाद मैंने क्या बोला था? सिंगल सेल में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? इंक्लूसिव इवेंट है, मल्टी सेलुलर में नहीं है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? डेड में भी ग्रोथ हो सकती है, हाँ, एक्सट्रिंसिक, पहाड़ पे रॉक बोल्डर बताया था ना, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। तो ग्रोथ फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। फिर हमने कहा था रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या बोला था, याद करेंगे आप? रिप्रोडक्शन में बोला था हमने कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी जैसे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, दैट सिमिलर ऑर्गेनिज्म। तो हम मानते हैं बाय, मतलब हम किसको रियल रिप्रोडक्शन मानते हैं? सेक्सुअल को। पर लोअर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल भी होती है, उसमें फ्रेगमेंटेशन, प्रोटोनीमा, ये सारा दे रखा है। और हाइयर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, वर्कर भी, स्टेराइल कपल और म्यूल, जिनमें सेक्सुअल नहीं होती। तो अगर मैं रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर मानूं, तो हाइयर ऑर्गेनिज्म कुछ नॉन लिविंग हो जाते हैं, डिफाइनिंग फीचर लिविंग का, क्लियर है। तो रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तीसरा हमने क्या पढ़ाया था आपको? मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था। तो मेटाबॉलिज्म में हमने क्या बताया था आपको? हमने कहा था बॉडी के अंदर केमिकल कन्वर्जन चलती रहती है। सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन कराता है? एंजाइम कराता है। कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं है हमारी बॉडी में जो बिना एंजाइम के हो सके। पर एंजाइम इन विट्रो भी काम कर सकता है, टेस्ट ट्यूब में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है क्योंकि एंजाइम करा रहा है। कैन अकर इन नॉन लिविंग कंडीशन, मतलब टेस्ट ट्यूब में हो सकती है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि भाई सेल के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन ही मेटाबॉलिज्म, इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। फिर हमने आपको बोला था कॉन्शियसनेस, याद करो। तो कॉन्शियसनेस में क्या बताया था आपको? कॉन्शियसनेस में हमने बोला था, भाई देख लो कॉन्शियसनेस क्या होता है। हमने बोला था कि स्टिमुलस को सेंस कर लेना, ठीक है। तो जब स्टिमुलस को सेंस कर लेंगे तो उसे कॉन्शियसनेस बोला था, ठीक है। तो कौन होता है? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्लांट, एनिमल सब कर सकते हैं। फोटोपीरियोडिज्म क्या है? एक तरह का स्टिमुलस है, ठीक है। फिर हमने कहा था ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस है क्योंकि उसे पता है रीजन, अपने बिहेवियर का रीजन पता हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज हमने ये बोला था कि एक पर्सन इन कोमा लिविंग है, मेटाबॉलिज्म उसमें चल रहा है, इसलिए हम लिविंग बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमने ये कहा था बेटा कि जो एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन मतलब इंटरेक्शन, एक तरीके का अंडरलाइंग इंटरेक्शन, चीजें इकट्ठी होकर नया फीचर आता है। जैसे सेल इकट्ठा होकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू में नया फीचर है, पुराना नहीं है, क्लियर है। ये चीज डिस्कस की थी हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ाई थी? डाइवर्सिटी पढ़ाई थी। डाइवर्सिटी बोला था कितनी स्पीशीज है? 1.7 से 1.8
मिलियन स्पीशीज हैं टोटल डिस्कवर्ड, तो अभी मुझे और डिस्कवर करनी है। फिर मैंने आपको कहा था क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक ऐसा स्टेप होता है किसी को सुटेबल कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी और टैक्सॉन में डिफरेंस बताया था। कैटेगरी एक सिंपल ग्रुप होता है सिमिलर फीचर का, लेकिन अगर मैं किसी नाम को सुनकर मेरे दिमाग में फीचर आए उसे टैक्सॉन बोलते हैं। तो टैक्सॉन एक ऐसी कैटेगरी होती है, साइंटिफिक टर्म होता है कैटेगरी के लिए, जैसे डॉग एक टैक्सॉन है, कैट टैक्सॉन है, अल्सेशियन, मैमल, ये वर्ड टैक्सॉन है क्योंकि फीचर आते हैं दिमाग में। फिर हमने क्या बोला था, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी टैक्सॉन का ही नाम है, ठीक है, तो एक तरीके से टैक्सॉन को ही बोलते हैं। स्टेप्स क्या थे टैक्सोनॉमी में, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये था हमारे पास टैक्सोनॉमी। तो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को या कोई भी नए स्पेसिमेन को उनको किसमें रखना, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखना, टैक्सॉन में रखना, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। वो इंटरनल एक्सटर्नल फीचर के बेस पर होता है, ये भी लिखा हुआ है, उसके स्टेप्स बता दिए। अब सिस्टमैटिक्स क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट, सिर्फ रखना नहीं, उन ग्रुप को भी सही से प्लेस करना, जिसके लिए एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती है। एक बुक थी सिस्टमा नेटुराई, इसमें उन्होंने लीनियसली इस वर्ड को यूज भी किया था। तो सिस्टमैटिक्स का मतलब टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये चीज हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद मैंने कहा था कि टैक्सोनॉमी का पहला स्टेप क्या है, डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप सेमी टेक्निकल टर्म के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा स्टेप है आपके पास आइडेंटिफिकेशन, जिसके लिए आपको टैक्सोनॉमिक एड्स की जरूरत पड़ती है। उसमें सबसे पहले आपके पास हर्बेरियम होता है। हर्बेरियम क्या, एक शीट है जिसके लोअर राइट हैंड साइड पे लेबल होता है। डेड प्लांट स्पेसिमेन को ड्राइड प्रेस प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। लेबल में क्या लिखा है, नेम ऑफ स्पेसिमेन, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, फैमिली का नाम लिखा होता है, इंग्लिश नेम, लोकल नेम लिखा रहता है, ये डिटेल होती है, क्लियर है। और अकॉर्डिंग टू सम सिस्टम लगाते हैं। उसके बाद बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, लिविंग प्लांट स्पेसिमेन के लिए होता है। इसको हम क्विक रेफरल के लिए यूज कर सकते हैं हर्बेरियम शीट को। हर्बेरियम शीट के स्टोर हाउस को हर्बेरियम कहते हैं। जब हम लाइव प्लांट स्पेसिमेन रखेंगे तो उसे हम बोलेंगे बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जूलॉजिकल पार्क क्या है, बॉटनिकल गार्डन क्या होगा, लाइव प्लांट स्पेसिमेन। इन एक तरीके का एक्स सिटू कंजर्वेशन भी है, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। कौन रखते हैं बॉटनिकल गार्डन, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, इनका होता है, ठीक है। फैमिली का नाम ट्री पर लिखा रहता है, ये फैमिली वाला वर्ड लिखा हुआ है। जूलॉजिकल पार्क, जू बेटा, उसमें उनकी हैबिट्स, बिहेवियर स्टडी करते हैं एनिमल्स के, फीडिंग हैबिट, बिहेवियर स्टडी करते हैं, ठीक है। ये भी एक्स सिटू कंजर्वेशन है। म्यूजियम में डेड प्लांट, एनिमल स्पेसिमेन दोनों रख सकते हैं, ठीक है। कौन से प्लांट रखेंगे, जिनको शीट पे नहीं लगाते। मैं छोटे साइज के एनिमल रखता हूं प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में, बड़े साइज के एनिमल कहां रखता हूं, स्टफ करता हूं। इंसेक्ट जो ड्राई स्पेसिमेन है एक तरीका, उन्हें क्या करते हैं, किलिंग करते हैं, पिनिंग करते हैं इंसेक्ट बॉक्स में। फिर मेरे पास स्केलेटन भी रखता हूं, और प्लांट स्पेसिमेन तो रखते ही हैं। की क्या होता है बेटा, स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको यूज करते हैं टैक्सोनॉमी में। स्टेटमेंट पेयर में होती है, पेयर को कहते हैं कपलेट, सिंगल को कहते हैं लीड। हर एक स्टेटमेंट किसी दूसरे ग्रुप पर लेके जाती है। ये दोनों स्टेटमेंट जो कपलेट की है वो कॉन्ट्रास्टिंग होती है, अलग अलग बातें करती हैं। इन दोनों में से आपको एक को सिलेक्ट करना है, दूसरी स्टेटमेंट को रिजेक्ट करना है। रिपीट कर रहा हूं, एक सिंगल स्टेटमेंट लीड, पेयर इज कपलेट, स्टेटमेंट कॉन्ट्रास्टिंग है, एक को सिलेक्ट करना है, दूसरे को रिजेक्ट करना है। की क्या होती है, एनालिटिकल होती है, हर पॉइंट पे एनालिसिस कर रहे हैं बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, ये पॉइंट मेंशन है। फ्लोरा एरिया वाइज होता है, मैनुअल एरिया वाइज होता है। इसको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं मैनुअल को। फ्लोरा में कम डिटेल होती है पर एक एरिया वाइज होता है। मोनोग्राफ सिंगल टैक्सॉन का होता है, कि मान लो मैमल्स का है मोनोग्राफ, अगर सिंगल टैक्सॉन की बात करें तो वो की भी होती है, किसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, ठीक है। कैटलॉग क्या होता है, इंडेक्स होता है, याद करो, ठीक है। उसके बाद मुझे ये चाहिए था, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हमारे पास जीनस, फैमिली, स्पीशीज, ये सारे दे रखे हैं। तो अगर आप ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं, ठीक है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं, सिमिलर फीचर बढ़ रहे हैं, सिमिलैरिटी इंक्रीज हो रही है। 7 कैटेगरी ऑब्लिगेट कैटेगरी क्या होती है, जब आप क्लासिफिकेशन करोगे ये जरूर आएंगे, ठीक है। फिर हमने बोला था क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप, अ सीरीज ऑफ स्टेप। हर एक स्टेप एक अरेंजमेंट का पार्ट है, जिसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की अरेंजमेंट कहते हैं। टैक्सॉन एक रैंक भी है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एक पोजीशन भी है उस अरेंजमेंट में, एक ओवरऑल अरेंजमेंट बना हुआ है।
रियल बायोलॉजिकल एंटिटी है, नॉट मियर एग्रीगेट, मतलब एक रियल चीज होती है, ऐसा नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया था क्लास 9 का, याद करो। उसके बाद मैंने बताया आपको स्पीशीज। स्पीशीज मतलब यहां पर अर्न्स्ट मेयर का नाम याद करना है। अर्न्स्ट मेयर ने क्या करा है बेटा? अर्न्स्ट मेयर ने बताया बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पीशीज का, जिसमें जिनके बीच में रिप्रोडक्शन हो सकती है, वही सेम सिमिलर ऑर्गेनिज्म को हम स्पीशीज बोलते हैं। ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर ऑर्गेनिज्म को हम स्पीशीज बोलते हैं। अर्न्स्ट मेयर ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था स्पीशीज का, जिसके अकॉर्डिंग जिनमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल है और फर्टाइल यंग बना सके, उसे स्पीशीज बोलते हैं। जीनस ग्रुप ऑफ स्पीशीज होता है। फैमिली बेटा हमारे पास जीनस का ग्रुप होता है और इसमें आप सफिक्स याद करते हो। एसीआई लिखते हो किसमें? प्लांट में। एनिमल में लिखते हो आइडेई, ठीक है। ऑर्डर प्लांट में एल्स लिखते हो, है ना। एनिमल में कोई सफिक्स नहीं है, एनिमल का था। और याद करो एनसीईआरटी लिखती है ऑर्डर और हायर कैटेगरी में एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर मैटर करते हैं। क्लास में प्लांट के लिए हमने क्या लिखा हुआ है बेटा? एई सफिक्स लगाते हैं। और क्या है? ऑप्सिफाइसियाई, एल्गी में होता है। ऑप्सिडा, ये सफिक्स लगाते थे, ठीक है। फाइलम यूज करते हैं एनिमल के लिए, डिवीजन यूज करते हैं किसके लिए? प्लांट के लिए। इनके साइंटिस्ट के नाम भी कर सकते थे पर जरूरी नहीं है, क्लियर है। पहले 3 जॉन रे ने दिए थे, फिर लिनियस ने दिए थे। फाइलम दिया है किसने? एक डिवीजन दिया है इक्लर ने, है ना। फाइलम दिया है क्यूवियर ने। ये सब मैं पढ़ाता था, अब जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद ये चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो लेपर्ड, टाइगर, लॉयन का जीनस क्या है बेटा? जीनस क्या है? पैंथेरा है, तो इनका जीनस आ गया पैंथेरा। इसकी फैमिली साथ के साथ करोगे, इसका जीनस आ गया फेलिस, कैट का, और इसका आ गया कैनिस। तो इसकी फैमिली, इसकी और इसकी कॉमन फैमिली है। मैंने क्या लिखा? कैनिडेई। हाँ गलत हो गया, कैनिडेई इसकी है ना, कैनिडेई। इसकी फैमिली को मैंने क्या लिखा बेटा? फैलिडेई, फैलिडेई, ठीक है। ह्यूमन में होमोजीनस है, उसकी फैमिली का नाम क्या है? होमोनिडेई। मस्का क्या फैमिली है? मसीडेई। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर बताओ जल्दी। यहां ऑर्डर है बेटा, ये फैमिली हो गई, ये ऑर्डर हो गया। ऑर्डर यहां पर आ जाएगा, इसका याद करो क्या था ऑर्डर? ऑर्डर था कि किसका? इन दोनों का ऑर्डर कॉमन हो गया, कार्निवोरा और क्लास मैमीलिया। इसका ऑर्डर ह्यूमन का प्राइमेटा, इसमें गोरिल्ला और मंकी भी आ जाएगा, और मैमीलिया क्लास कॉमन हो गई। मसीडेई का ऑर्डर क्या है? डाइप्ट्रा, और क्लास क्या है? इंसेक्टा। आप समझ रहे हो? ये चीज आनी चाहिए आपको। ये है वो पॉइंट्स जो आपको मिस नहीं करने, कुछ भी हो जाए नहीं मिस करने। फिर मान लो ये वाला था, इन तीनों का पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई का सोलेनम है। अब तो कर सकते हो, है ना, मॉर्फोलॉजी कर चुके हो। सोलेनम, धतूरा, ये बेलाडोना है इसका जीनस, बेलाडोना, ये कॉमन नाम है एक्चुअल में धतूरा। तो पेटूनिया क्या है बेटा? पेटूनिया जीनस है। तो इन जीनस की कॉमन फैमिली है जिसका नाम सोलेनासिएई है। मैंगो याद है? मैंगीफेरा, सिंगल मोनो का वो होता है, सिंगल ओव्यूल होता है। मैंगीफेरा हाइपोगाइनस था, इसकी फैमिली एनाकार्डियासिएई। वीट, ट्राइटिकम, गेहूं मोनोकोट है, ट्राइटिकम अस्टाइवम। फैमिली पोएसिएई, गेहूं की फैमिली। ऑर्डर क्या है इसका? इन दोनों का ऑर्डर याद करो, पॉलीमोनियल्स। इसका क्या है? सेपिनडेल्स। एल्स आता है सफिक्स, इसका क्या है? पोएल्स। अब इनकी क्लास कॉमन है, कौन सी? डाइकोटिलिडनेई। तो क्लास कॉमन हो गई यहां पर। इसकी क्लास मोनोकोटिलिडनेई है, और ऊपर जाकर ये सेम होंगे यहां पर डिवीजन के लेवल पर। देख रहे हो क्लास? तो ये आप खुद ड्रॉ करो, मेरे कहने से 2 बार आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कि किसकी फैमिली कॉमन। ये दोनों, इसकी फैमिली, इसकी फैमिली पॉलीमोनियल्स, इसकी एनाकार्डिया, सेपिनडेल्स, ठीक है। एक बार करो, पूरा रिवाइज बनेगा। लिविंग वर्ल्ड भी बढ़िया से रिवाइज करना है टेस्ट के लिए, और वो भी बढ़िया से रिवाइज करना मॉर्फोलॉजी। बेस्ट ऑफ लक, प्लीज पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।